Organizing means it initiates the implementation of the plan. ये जो प्लानिंग है उन सारे प्लान्स को ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? आपने प्लान कर लिया कि यू वांट टू अचीव 40% इंक्रीज इन द प्रॉफिट, आप ये करना चाहते हो या सेल को इंक्रीज करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपने सारा कुछ डिसाइड किया होगा, आपने सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया होगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस काम को करना शुरू करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उन सारी एक्टिविटीज को एंड देन डिवाइड कर देना है इनटू द स्मॉल कॉम्पैक्ट जॉब्स। ये हमने ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई करता है द एक्टिविटीज टू बी डन एंड साथ ही साथ उन सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। अब जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं इनटू द कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब स्मॉल जॉब्स में हम डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग हमने सीखी थी दो बेसिस पे, एक तो फंक्शन के बेसिस पे जिससे फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, और एक हमने ग्रुपिंग सीखी थी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जिससे आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जब आप ग्रुपिंग करते हो और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने असाइन कर देना है टास्क को, यू विल असाइन द टास्क टू द पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैलिबर। अब देखो आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करते हैं, प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। हर चीज ये क्लियर करता है, क्या वर्किंग रिलेशनशिप है, क्या जॉब है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की जाती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। फिर वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और हर पर्सन को आप जो काम देते हो वो उनकी स्किल्स एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली देते हो। जैसे इस पर्सन को आपने काम दे दिया कि तूने सारा मटेरियल क्या करना है, खरीद के लाना है। इस पर्सन को आपने काम दे दिया कि तूने सारा मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि तुझे सामान बेचना बहुत अच्छे से आता है, तू बातें बहुत अच्छी करता है और सामान बिक जाता है, तो मैं तुझे काम देता हूँ मार्केटिंग का। और इस पर्सन को मैं, क्योंकि इसको पैसा, ये बहुत कंजूस बंदा है और बहुत अच्छे ढंग से पैसों को यूज करते हैं, तो चलो हम इसको दे देते हैं फाइनेंस का काम, और इसने एमबीए भी फाइनेंस में की हुई है। और इस पर्सन को मैं काम दे देती हूँ प्रोडक्शन का, इज वेरी गुड इन प्रोडक्शन, उसे बहुत बारीकी का ध्यान होता है, तो ये प्रोडक्शन का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दे सकते हैं। अब हमने जो वर्क असाइन की है, ये हमने असाइन की है पहले तो अकॉर्डिंग टू स्किल एंड कैलिबर ऑफ द पर्सन। जो पर्सन जिस काम के लिए कैलिबर रखता है, उसी काम के को उसको क्या किया गया, अलॉट करके दिया गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं करना क्या क्या है। मतलब जैसे मैं सोचती हूँ कि हमारी ना क्लोथ का काम है, हमारी होजरी का काम है, ये सोच के चलते हैं। और फिर हमने करना क्या है, रॉ मटेरियल खरीद के भी लाना है, फिर पैसा भी अरेंज करना है, उसका मतलब कि होजरी के अंदर प्रोडक्शन भी करना है और उसका मार्केटिंग भी करना है, ये हमारा काम है। तो हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया। अब मगर मैं सारा काम इसी को दे दूं कि तू ही परचेज कर, तू ही प्रोडक्शन कर, तू ही फाइनेंस कर, तू ही मार्केटिंग कर, तो ये ओवर बर्डन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो परचेज का काम था, पहले तो वर्क को आइडेंटिफाई किया, अच्छा हमें चार तरह की मेन चीजें करनी है। एक और भी पर्सन, हमें ना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करनी है, किस तरह के डिजाइन चल रहे हैं, तो उसके लिए अलग बंदा रख लो। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने क्या किया, वर्क को आइडेंटिफाई किया, उसको डिवाइड कर दिया छोटी छोटी जॉब्स में, ग्रुपिंग कर दी अकॉर्डिंग टू द सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, एंड लोगों को असाइन कर दिया वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कैलिबर। अब जब आपने वर्क असाइन किया स्किल एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली, और ये बंदा सिर्फ एक ही काम कर रहा है, सिर्फ ये परचेज का काम करे, सिर्फ ये मार्केटिंग का काम करे, ये फाइनेंस का करे, ये प्रोडक्शन का करे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का करे, और कर अपनी स्किल एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली रहे, तो इससे क्या होगा, अब इस बंदे ने बार बार परचेज का काम ही करने, देयर विल बी रेपिटेटिव परफॉर्मेंस, वो एक ही काम को बार बार करेंगे,
तो जब रेपिटेटिव परफॉर्मेंस होगी और वो भी अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली होगी, तो क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग ने क्या किया, जब आप प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज करोगे, जब आप प्रॉपर ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से वर्क को एलोकेट करोगे। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से वर्क को एलोकेट करोगे तो उससे बर्डन भी नहीं लगेगा। अब सारा काम एक बंदे की जगह आपने काम डिवाइड कर दिया बहुत सारे लोगों में। तो सिस्टमेटिक एलोकेशन से क्या होगा? जो बर्डन ऑफ वर्क है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो जब बर्डन ऑफ वर्क कम हो गया, अब हर पर्सन अपने अपने काम को देख रहे हैं। इंस्टेड एक बंदे को अपॉइंट करने की जगह, एक बंदे के ऊपर सारा बर्डन फेंकने की जगह, यू हैव 4 पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप इन चारों को अलग अलग काम दे दो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कैलिबर। तो जब आप वर्कलोड कम हो जाएगा तो ये इस पर्सन का फोकस सिर्फ अपने अपने काम पे होगा। तो जब वो उसी काम को बार बार करते जाएंगे, जब वो उसमें एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की, कि आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलना क्या हो जाता है। ओके, तो हमने कौन सा इंपॉर्टेंस का भी पॉइंट समझा था? दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अब इसको रीड करते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ था। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब यहाँ पे जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, तो आप सिस्टमेटिक ढंग से एलोकेट कर रहे हो जॉब को अमंग द वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैलिबर। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि तुम्हारी कंपनी में 4 लोग हैं। एक प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है क्योंकि वो बारीकी का ध्यान रखता है, एक पर्सन बहुत अच्छी बातें करते हैं तो उससे सामान सेल हो जाता है, और एक पर्सन बेसिकली क्या करते हैं, लाइक परचेज का काम, उसे पता है सामान कहाँ से खरीद के लाना है। तो ही इज वेल अवेयर कि कहाँ से कौन सा सामान किस क्वालिटी का मिल जाता है, और एक पैसों का बहुत अच्छा हिसाब किताब रख लेता है। तो हर पर्सन में कोई ना कोई क्वालिटी होती है और आप उन्हीं क्वालिटी को प्लीज यूज करें और अकॉर्डिंगली क्या करो, आप उनको एलोकेट करो वर्क को। तो जब आप सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब हैप्पी से नहीं किसी को भी कोई भी काम दे दिया, नो, हु इज बेस्ट इन विच एक्टिविटी, जिस भी एक्टिविटी में वो बेस्ट है आप उसे उसी एक्टिविटी का काम दो, तभी आपका वो क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यहाँ पे इट लीड टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। पहली लाइन तो यही है कि आप सही ढंग से काम को क्या कर दो, एलोकेट कर दो। एंड दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड। अब एक बंदे के ऊपर बर्डन देने की जगह आपने क्या किया, प्रोडक्शन को अलग, फाइनेंस को अलग, मार्केटिंग को अलग और परचेज को अलग। तो इससे वर्कलोड क्या हो गया, कम हो गया, और प्रोडक्टिविटी क्या कर गई, बढ़नी शुरू हो गई। बिकॉज जो वर्कर्स है दे आर डूइंग द वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि वर्कर्स क्या करे, रेगुलर बेसिस पे काम करे एक ही काम को। एंड दिस रेपिटेटिव परफॉर्मेंस, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, बिकॉज आप प्रोडक्शन का ही कर रहे हो, आप फाइनेंस का ही कर रहे हो, एक पर्सन मार्केटिंग का ही कर रहे, तो जो बंदा मार्केटिंग का कर रहा है वो मार्केटिंग में स्पेशलाइज हो जाएगा, जो बंदा फाइनेंस का काम कर रहा है वो फाइनेंस में हो जाएगा, जो बंदा परचेज का कर रहा है वो परचेज का हो जाएगा। तो रेपिटेटिव परफॉर्मेंस इट विल लीड टू द स्पेशलाइजेशन, उस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। तब जब हम बात करते हैं, नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग ने क्या किया था। मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक वे से वर्क को एलोकेट किया जाता है, लगाया जाता है वर्क को, कि इस पर्सन को काम आपने मार्केटिंग का देना है, इस पर्सन को काम आपने फाइनेंस को देना है। तो ये बेसिकली पर्सन मार्केटिंग के लिए अपॉइंट कर देते हैं हम, ठीक है। इस पर्सन को हम अपॉइंट कर देते हैं फाइनेंस के लिए, इस पर्सन को हम एलोकेट करते हैं वर्क परचेज का, ओके, और इस पर्सन को हम काम देते हैं प्रोडक्शन का। अब यहाँ पे क्या है, मैंने 4 बंदे बुलाए, मैंने इनको बोल दिया कि भैया तूने तो बातें बहुत अच्छी करता है, तू चल मार्केटिंग के काम में लग जा। इसको मैंने बोला क्योंकि तू पैसे बहुत सही ढंग से संभालता है तो फाइनेंस पे लग जा। और ये पर्सन तो इतना अच्छा परचेज करता है, इसको सब पता है मार्केट में कहाँ से कौन सा सामान मिल जाता है, तो ठीक है तू लग जा परचेज डिपार्टमेंट के अंदर।
और इस पर्सन को बना दिया मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अब हर पर्सन को पता है कि उसका क्या क्या काम है, मतलब इसको पता है इसने मार्केटिंग करना है, इसने कोई और काम नहीं करना। इसे पता है कि इसने क्या करना है, फाइनेंस का करना है। अब ये सारे लोग छोटे 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 वर्कर्स हैं, ठीक है। अब मैंने इन सारे वर्कर्स को ना क्लियरली समझा दिया कि बच्चों आपने क्या करना है इनके पास। यू बोथ विल गो टू द मार्केटिंग मैनेजर, आप इसकी हेल्प करोगे। आप दोनों जाके किसकी काम करो, मदद करो, प्रोडक्शन मैनेजर की मदद करो। ठीक है, यहाँ पे और दो पर्सन्स खड़े थे, इन दोनों को मैंने जाके बोल दिया कि आपने परचेज मैनेजर की हेल्प करनी है। इन दो पर्सन्स को मैंने बोला जाके फाइनेंस मैनेजर की हेल्प करनी है। तो आप हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, आप हो फाइनेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, आप हो फाइनेंस के अंदर, और आप हो प्रोडक्शन परचेज के अंदर। तो हर किसी को ये क्लियरली पता है कि उनका रोल क्या है। ठीक है, हर किसी को क्लियरली पता है कि उनकी अथॉरिटी, इनकी पावर क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसकी पावर इन दो बंदों के ऊपर है, तो और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग के ऊपर है। हर पर्सन को, इन दोनों को भी पता है इसका सुपीरियर ये है, ये नहीं है। इन दोनों का सुपीरियर कौन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है। ये दोनों फाइनेंस के इसको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ईच पर्सन नो कि कौन सुपीरियर है और इसने किसके ऑर्डर्स लेने हैं और किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अब ये आके इन दोनों को ऑर्डर नहीं देगा कि रिपोर्ट कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दी अभी तक। ये इन दोनों को जाके ऑर्डर देगा। तो हर किसी को पता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको क्लैरिटी होगा सारे रिलेशनशिप का। आपको क्लियरली पता होगा किस पर्सन ने किसके ऊपर ऑर्डर चलाना है, किस पर्सन ने किसके ऊपर ऑर्डर नहीं चलाना। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका बहुत फायदा होगा, बिकॉज देर इज नो एम्बिग्यूटी, देर इज नो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी एंड एम्बिग्यूटी नहीं याद होता तो यू कैन राइट द वर्ड कंफ्यूजन। there is no confusion in the role of members, in the role of the superior and subordinate। आपको क्लियरली पता है किसका क्या काम है, क्या करना है। तो ऐसा कोई भी ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ने आपको हर चीज क्लियर कर दी। फ्रॉम whom यू हैव टू टेक द ऑर्डर। आप दोनों ने भैया मार्केटिंग से जाके ऑर्डर लेना है। आप दोनों ने किससे ऑर्डर लेना है, प्रोडक्शन से। आप दोनों ने किससे ऑर्डर लेना है, देखो फाइनेंस से। आप दोनों ने किससे ऑर्डर लेना है, परचेज से। सो देर इज अ क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप ऑफ ईच पर्सन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड दे आर एबल टू अचीव देयर गोल्स। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है। वी विल रीड द क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, अभी समझा भी है हमने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जब आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हो, आप ये बताते हो कि ये पर्सन क्या है, बॉस है, और इसके नीचे ये सारे कौन है, इसके सबॉर्डिनेट्स है। तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी होगा। क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, अगर मैं यहाँ पे बताऊं क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इस पर्सन को पता है इसने इन दोनों को क्या करना है, ऑर्डर देना है। इसने इन दोनों को ऑर्डर देना है और किसी पर्सन को ऑर्डर नहीं देना है। तो यहाँ पे ये जो क्लैरिटी है, इट विल क्लियरली, मतलब कि क्लैरिफाई करता है कि किससे ऑर्डर लेना है, किससे नहीं। तो इट क्लैरिफाइज द लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन, कि आपने इस लाइन के लोगों को ऑर्डर देना है और इस लाइन के ऑर्डर लोगों को ऑर्डर नहीं देना है। तो इससे क्या होता है, इट विल स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, किसने किसको जाके क्या करना है, रिपोर्ट करना है। एंड इससे क्या होता है, कंफ्यूजन इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एंड इट हेल्प्स टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर ये दो पर्सन है, इन दोनों ने काम नहीं किया फाइनेंस का, वैसे ये मार्केटिंग के अंदर है ये दो पर्सन,
तो इनको नहीं कह सकते आपने क्यों काम नहीं किया। क्लियरली हमें पता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी नहीं है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, इससे कंफ्यूजन कम होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर सही ढंग से क्या होती है, फिक्स होती है। आपको क्लियरली पता होता है कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली आपको क्या किया गया, इस पर्सन को हमने क्या किया। अब ये पर्सन हमें बहुत हेल्प करे टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। तो यहाँ पे इस पर्सन को मैंने काम दिया था परचेज का, इस पर्सन को काम दिया था मैंने फाइनेंस का, इसे मैं दे देती हूँ मार्केटिंग का, और इसे मैं दे देती हूँ प्रोडक्शन का। ठीक है। अब मुझे पता है कि कौन सा पर्सन है, क्लैरिटी थी वर्किंग रिलेशनशिप में। और मैंने जब इन्हें काम दिया, तो मैंने ये थोड़ी ना, ये बंदा बातों में अच्छा था लेकिन इसे परचेज का काम दे दिया, नो। मैंने हर पर्सन को जो काम अलॉट किया, ठीक है, जो मैंने वर्क असाइन किया, ये वर्क असाइन किया था मैंने एज पर देयर स्किल्स एंड कैलिबर। ये मैंने शुरू से बताया कि मैंने जिस भी पर्सन को काम दिया है, मैंने काम उसकी स्किल एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली दिया है। अब ये पर्सन जो है वो परचेज में बहुत अच्छा है और वो सही टाइम पे आपको सामान ला के दे देगा। ये बेचने में बहुत अच्छा है इसका काम, मतलब कि इससे ना लोग इम्प्रेस हो जाते हैं बातों से, तो ये बेच बहुत अच्छे तरीके से देगा, तो इसका काम है बेचने का। एंड ही विल हैंडल ऑल द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, तो मेरी सिरदर्दी नहीं है, एंड ही विल हैंडल। तो मैंने हर पर्सन को जो काम दिया है, मैंने उनकी स्किल्स एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली दी है। अब जो भी रिसोर्सेज इनके पास होंगे, अगर इस पर्सन के पास पैसा है, फाइनेंस है, तो ये मेरे फाइनेंस को वेस्ट होने नहीं देगा, क्योंकि ये पर्सन फाइनेंस को हैंडल करने में कैलिबर है। मैंने इसे जॉब में तभी सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे पता है इसने इंटरव्यू में फाइनेंस के हर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। इससे मार्केटिंग मुझे करके दिखाई है, मुझे पता है इस पे ट्रस्ट है। तो जो रिसोर्सेज है वो ये सही ढंग से यूज करे, वो वेस्टेज नहीं करा, ये पैसों की वेस्टेज नहीं करा, ये मटेरियल सही ला रहा है, ये प्रोडक्शन सही कर रहा है। तो क्योंकि मैंने हर पर्सन को उसकी स्किल्स एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली ही काम दिया है, प्रॉपरली असाइन किया है। तो पहली चीज, एक तो यहाँ पे देखो, जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होंगे। उनका क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम पूरे सही ढंग से रिसोर्सेस को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। एंड वन मोर थिंग बच्चे, जब मैं इसको प्रोडक्शन का काम दे रही हूँ, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि ये प्रोडक्शन का करेगा, और इस पर्सन को मैंने मार्केटिंग का दी है। अब ये तो नहीं होगा ये जाके मार्केटिंग करना भी शुरू कर दे, ये जाके प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दे, नो। आपने ओवरलैपिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को कोई और पर्सन भी करे, नो। आप ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को अवॉइड करोगे कि वो पर्सन, इसने भी वही काम कर लिया, इसने भी वही कर लिया, इसने भी वही कर लिया, नो। दिस विल नॉट हैपन। अगर आपने सही ढंग से काम असाइन किए, अकॉर्डिंग टू स्किल्स काम असाइन किए, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उससे कोई वेस्टेज नहीं होगी। अब इससे पता है क्या करना है, इसे पता है क्या करना है, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होगा, अवॉइड होगा। इट विल लीड टू अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होगा, अवॉइड होगा। तो इस सिचुएशन में कंफ्यूजन खत्म है। अदरवाइज क्या होगा, ये परचेज का ये भी काम करने चला गया। मैंने इससे पूछा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैं हूँ, तो मैंने इससे पूछा, भैया आप क्यों नहीं आए, अभी तक काम क्यों नहीं किया आपने, फाइनेंस का आपको बोला गया था। सर वो मैं परचेज का काम करने चला गया था। बट दैट इज नॉट योर वर्क, आपका काम फाइनेंस का है, ये पर्सन परचेज के लिए है, ये आप क्यों कर रहे हो परचेज का काम। तो क्लियरली था, ओवरलैपिंग नहीं करना आपने। आपको पता है आपका क्या काम है, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, पहले अपना काम कर लो, अपनी जॉब सिक्योर कर लो, फिर दूसरों की करना। तो यहाँ पे जब आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को नहीं करोगे, तो आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होगी। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और आपके एफर्ट्स भी वेस्ट
नहीं। तब यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि जब आप वेस्टेज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज को हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही कहते हैं। बेस्ट मतलब ऑप्टिमम एंड यूटिलाइजेशन का मतलब यूज। तो यहाँ पे आपका क्या है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, बिकॉज हर जॉब आपने क्लियरली डिफाइन की है, आपने सिस्टमेटिक तरीके से एलोकेट किया है, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज तो कतई नहीं होगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड फिर अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है। यू नो दैट व्हाट इज योर जॉब, आपका काम परचेज का है या आपका काम प्रोडक्शन का है या आपका काम फाइनेंस का है, तो उससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, तो इससे कंफ्यूजन भी अवॉइड होती है। आई नो बेटर व्हाट इज माई जॉब, मुझे पता है मेरा क्या काम है और मुझे सिर्फ वही काम करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इट विल प्रिवेंट द कंफ्यूजन, इट विल मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड योर एफर्ट। ये आपकी वेस्टेज और आपके एफर्ट्स की जो बात करते हैं, जो एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, उसे कम करते हैं। एंड विल लीड टू प्रॉपर यूजेस ऑफ द ह्यूमन मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और आप अपने ह्यूमन, आप अपने मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करते हो, प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करते हो, कोई वेस्टेज नहीं करती हो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना। मीन्स मेरे ना लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो मैं होजरी का काम कर रही थी, तो क्या बन रहे थे, किड्स वियर बन रहे थे और उसके अलावा बन रहे थे यहाँ पे लेडीज वियर। तो अब प्रॉब्लम क्या आई, अब मुझे कपड़ों के अलावा शुरू करना है कॉस्मेटिक। अब कॉस्मेटिक तो मैं एक जगह पे नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं। अब जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर इस सेक्शन में मैं क्या करती हूँ, किड्स वेयर बनाती हूँ, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लेडीज वेयर बनाती हूँ। अब इसके अलावा आई वांट टू प्रोड्यूस द लाइक कॉस्मेटिक, मैं कॉस्मेटिक की लाइन में आना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसी बिल्डिंग के अंदर कॉस्मेटिक शुरू करूँ, कोई ऐसा है नहीं आपके पाबंदी कि आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं नहीं ऐसा क्यों। आपकी बिल्डिंग, आप जो मर्जी करो, आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, योर विश, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। बट हाँ, एक दिक्कत है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आपकी जो मशीन्स पड़ी हुई है ना, वो कपड़े बना रही है, रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, रॉ मटेरियल साथ वाली बिल्डिंग में पड़ा है, बट लेके आते हो यहाँ पे काम करते हो तो खलेरा तो पड़ा ही हुआ है ना आपका। अब आप यहाँ पे ही कॉस्मेटिक की मशीन लगा लोगे, कितनी कंफ्यूजन्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। एक बंदा है प्रोडक्शन मैनेजर का, उसका कितना ध्यान बंटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं बिल्डिंग के अंदर थी, सपोज पहले मैं किड्स वियर बना रही थी, चलो अब लेडीज वियर में आ गए, तो हमने एक और ऊपर का फ्लोर यूज करना शुरू कर दिया, जेंट्स वियर में आ गए, एक और ऊपर का फ्लोर यूज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जब मैंने जाना है होजरी की लाइन से किसके अंदर, इन द मतलब कॉस्मेटिक की लाइन में, इट इज नॉट पॉसिबल। ना तो दोनों में सिमिलैरिटी है, ना तो सेम तरह का रॉ मटेरियल यूज होना है। सो अगर आप एक्चुअली में अपने प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ लेवल्स को ऐड करना है, आपको कुछ मैनेजर्स और अपॉइंट करने हैं, एंड यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन। तो एक जो स्मूथ ऑर्गेनाइजिंग होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो क्या करते हैं, जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, तो ये उन चेंजेस को क्या करता है, अडेप्ट करते हैं, मतलब उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी के अंदर वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जब आप बेसिकली चेंजेस को अडेप्ट करते हो, बिकॉज वी नो दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। जैसे इस टाइम हुए, हम कोरोना के कारण काफी लोगों ने अपना बिजनेस चेंज किया, एक चीज की जगह दो दो तीन तीन चीजें भी ट्राई की, कुछ ने कुछ को अपना बिजनेस ही टोटली चेंज करना पड़ गया। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग ये थोड़ी ना कहेगी नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, अब हम कैसे चेंज करेंगे, नो, यू विल ट्राई टू अडेप्ट योर सेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। आप अपने आप को एडजस्ट करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपके मैनेजरियल आपको मैनेज और ऑपरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बस आपने इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, आपने कुछ लेवल्स को क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो उसके बाद
यू आर एबल टू एग्जीक्यूट द वर्क। आप काम कर पाओगे और आप उन चेंजेस के साथ क्या कर पाओगे, सरवाइव भी कर पाओगे और ग्रो भी कर पाओगे। बट अगर आपने खुद को अडेप्ट नहीं किया, आपने चेंजेस नहीं किए, सपोज अब कैसे चेंजेस नहीं किए, इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे सारी मशीन्स लगी हुई थी किड्स वियर के कपड़ों की, इतनी सी तो जगह बची हुई है, और यहाँ पे लेडीज वियर की मशीन्स लगी हुई है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है ना, तो मशीनें भी ज्यादा है बेटा, इसीलिए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे आके लगा देते हो जी, हम तो है ना इस मशीन को यहाँ कर देते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं किसी तरीके से एडजस्टमेंट अपने कॉस्मेटिक की। रॉ मटेरियल नहीं रखना, बिल्डिंग है बेटा, पूरी अर्थ थोड़ी ना जाके आके सारा सामान रख दोगे आप यहाँ पे। आपने अगर रख लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मना है कि नहीं कर सकते, भैया आपकी बिल्डिंग है, आप जितना मर्जी उसके अंदर करो। बट प्रॉब्लम इज दिस, आपको फिर कंफ्यूजन होगी, एंड वंस देर इज अ कंफ्यूजन यू आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। आप नहीं कर पाओगे उन सिचुएशन को हैंडल, यू आर नॉट एबल टू सरवाइव, आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि अगर आपको सरवाइव करना है, आपको ग्रो करना है, तो आपको क्या करना है, चेंजेस को अडेप्ट करना है। आप एक और बिल्डिंग ओपन कर लो, ठीक है, तो उस बिल्डिंग के अंदर आप काम करना शुरू कर दो। तो आपको क्या करना है, फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर में खुद को मूव करना है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट काइंड्स के हो गए तो आपका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अडेप्टेशन टू चेंज मीन्स प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। मींस आप डिविजनल से उसके अंदर आ सकते हो, फंक्शनल के अंदर आप फंक्शनल से किस में आ सकते हो, डिविजनल में आ सकते हो। इट इज कंप्लीटली मतलब कि यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इट अलाउज द रिवीजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग द मैनेजरियल लेवल। आपके पास एक प्रोडक्शन मैनेजर है, आपको बस एक और प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट करना है फॉर द कॉस्मेटिक, एंड यू कैन सिंपली मैनेज द बिजनेस, बिकॉज आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन ही सब कुछ मैनेज करे, तो आपको एक और ऐड ऑन करना है लेवल। तो यहाँ पे इट अलाउ द रिवीजन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमंग द मैनेजरियल लेवल, ताकि एक प्रॉपर वे आ सके फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन। मतलब आप इजिली उसको क्या कर सको, अडेप्ट कर सको, आप उन चेंजेस को like implement कर सको। अदरवाइज बेसिकली यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड ग्रो। अगर आपने सपोज, मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप कॉस्मेटिक एंड होजरी एक ही जगह पे एक ही बंदे के अंडर रख सकते हो, बट बाद में आपका बिजनेस फेल हो गया तो वो आपकी हेडेक है, किसी और पर्सन की हेडेक नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ने तो क्लियरली कहा है कि अगर ऐसा ओवरलैपिंग होता है, अगर ऐसा काम करोगे आप, तो उससे क्या होगा, इट इज नॉट इजी टू मैनेज। आपको मैनेज करना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, पर्सन अपॉइंट करने हैं। और है क्या, आपको बिजनेस बढ़ाना है, आप बढ़ाओ बिजनेस, लेकिन लेवल्स को क्या करो, चेंज करो। आपको लेवल्स वहां पे क्या करने, एम्प्लॉयज के ज्यादा डालने हैं, मैनेजर्स के ज्यादा डालने हैं, तो आपको डालने पड़ेंगे। और दूसरी चीज बच्चे यहाँ पे, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है कि हमेशा बढ़ता है, कई बार आपको बिजनेस शट डाउन भी करना पड़ता है, तो सिंपली यू कैन डू दैट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कभी रिजिड नहीं होता, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर, एंड वो हमेशा उन चेंजेस को अडेप्ट करने में आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमने प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइजिंग की, फिर से यहाँ पे हमारी स्वीट सी जो स्टिक फिगर्स है वो आएंगी, जो हमें हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है, आपका परचेज मैनेजर है, ही इज अ मार्केटिंग मैनेजर, जगह बदल जाती है मार्केटिंग की, ये फाइनेंस वाला हो गया, और ये हो गया हमारे भाई साहब जी प्रोडक्शन वाले। अब यहाँ पे हर किसी को अपने रोल की क्लैरिटी है, हमें पता है देयर इज अ क्लैरिटी इन द रोल, क्योंकि हमने पहले से स्पेसिफाई कर दिया कि भैया तेरा काम क्या है, ओवरलैपिंग नहीं करना, मतलब दूसरे के बिजनेस में नहीं घुसना। इसका काम मार्केटिंग का, इसको करने दे, तेरा काम परचेज का है तो परचेज कर, तुझे मार्केटिंग का काम संभालने की जरूरत नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं करना मतलब अपनी पावर के बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पे जो तुम्हें पावर दी गई है वही करो, तुम्हारा काम परचेज का है तुम परचेज करो, तुम्हारा काम मार्केटिंग का है मार्केटिंग करो, तुम्हारा फाइनेंस का है तो फाइनेंस का करो।
अब हर पर्सन को अपने रोल की क्लैरिटी है, अपनी पावर्स यानी अपनी अथॉरिटी, और साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस पर्सन को पता है कि इसका क्या काम है, तो इट विल अवॉइड द कंफ्यूजन। इससे कंफ्यूजन क्या होगी, अवॉइड हो जाएगी। सर मैंने तो पता ही नहीं सी, हाँ जी तुसी क्यों नहीं काम किया फाइनेंस दा? मैं तो परचेज मैनेजर के साथ सामान खरीदने चला गया था। वाई, क्यों गए? जब आपका काम ही फाइनेंस का है तो आपने ओवरलैपिंग क्यों किया? आप अपने दायरे से क्यों बाहर निकले? आपका दायरा तो सिर्फ फाइनेंस का था। आप उसके दायरे में जाके क्यों खड़े हो गए? आप उसके रोल में क्यों जाके खड़े हो गए? आपने उसका काम क्यों किया? ऐसा नहीं करना। सर मैंने थोड़ी जी कंफ्यूजन सी, मेरा काम की है। व्हेन आई क्लियरली सेड यू यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कंफ्यूजन होई ਤਾਂ होई किद्दां? तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती अगर आपने क्लियरली ऑर्गेनाइज किया है। बंदे बिठाते, किसी ने पता ही नहीं काम, चल मैं उठ के फाइनेंस का काम कर लेता, चल मैं उठ के बेच ही लेना। नो, ये गलतियां हैं। आपने हर बंदे को उसकी जॉब को प्रॉपर ढंग से एलोकेट करना है, प्रॉपर ढंग से बताना है, और इससे क्या होगा, कंफ्यूजन दूर होगा। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्या होगा, अवॉइड होगा। अब यहाँ से तो हर चीज क्लियर है। हर पर्सन को पता है कि उसका क्या काम है। जब काम पता है, अपनी पावर पता है, इसको पता है इसने रोप किसके ऊपर जमाना है, इसने किससे काम करवाना है, इसने किससे निकलवाना है, इसने किससे काम निकलवाना है। हर किसी को पता है कि उसने किसके ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है और कैसे काम निकलवाना है। तो इट विल लीड टू प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। सही ढंग से वर्क क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इट विल लीड टू द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एंड इफेक्टिवनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि आपने पूरे सही ढंग से क्या करना है, अपना वर्क मैनेज किया, अपना काम किया, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया, और लोगों से सही ढंग से काम निकलवाया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे लाइक पूरी कंपनी के अंदर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाए, पूरा काम करवाया, कंप्लीट करवाया। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कि उसने सही ढंग पे काम करवाना है, सही ढंग से काम करवाना है, सही टाइम पे काम करवाना है। तो इसने क्या किया, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क किया। अब ध्यान से सुनना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपको क्लैरिटी है आपके वर्किंग रिलेशनशिप में, तो इससे प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ क्या होगा, वर्क होगा। और 10 मैनेजमेंट क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और उससे क्या हो जाएगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस आ जाएगी। मींस आप प्रॉपर ढंग से अपने वर्क को क्या कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इससे कंफ्यूजन दूर होती है, इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट दूर होता है। आप कोई भी काम रिपीट नहीं करते हो, वैसा मतलब कि कोई बंदा दूसरा काम नहीं कर लेता है, उसे पता है उसकी जॉब क्या है, उसने किसको कंट्रोल करना है, उसने किसको गाइड करना है। तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। मींस अब परचेज मैनेजर को क्लियरली पता है कि उसने किस वर्कर्स को गाइड करना है और परचेज का काम करना है। तो वो कोई और काम नहीं करेगा, ही नो कि उन्हें किस किस पर्सन को कहना है, किस डायरेक्शन में जाना है। इसको पता है इसका कंट्रोल किसके ऊपर है। तो उससे वो प्रॉपर टाइम पे काम एग्जीक्यूट करवाएगा। तो इससे प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होता है और उससे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर सही टाइम पे होती है। देखो जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की ना, तो हमने क्लियरली यहाँ पे इस पर्सन, ये है सुपीरियर, ठीक है, परचेज का पर्सन है, ये परचेज मैनेजर है। इसके ऊपर सारा काम लोड है कि इसने सामान रॉ मटेरियल खरीद के लाना है। और इसके नीचे है ये दो सबॉर्डिनेट इसके, जो इसको हेल्प आउट करते हैं। अब ही इज वेरी ओवरबर्डन, इसके ऊपर बहुत आज लोड है और इसने ना बहुत कुछ काम करना है, बट इसको ये पता है कि सामान कहाँ से आना है, कैसे आना है, कैसे डील करना है। तो अभी ना ये कुछ और कॉस्ट सेविंग टेक्निक पे आ रहा है, और कोई रॉ मटेरियल के सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि काम रुकना नहीं चाहिए, कि क्या करूं। इसने क्या किया, क्योंकि इसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो इसने अपने वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए सम ऑफ द वर्क इसने क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। अब डेलीगेट का मतलब क्या है, इसने ट्रांसफर कर दिया।
सम ऑफ द वर्क इसने डेलीगेट किया, ट्रांसफर किया किसको? अपने सबॉर्डिनेट को। इसने इन दोनों को बोला कि जाके ना आप यहाँ से इस शॉप से ये मटेरियल पकड़ के ले आओ, ठीक है, या उससे बात कर लो या टेलीफोन पे बात कर लो और मुझे बता दो ये सोर्सेज है। ये पूरी एक लिस्ट है, यहाँ पे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। आप ये क्या करो, इन सारे नंबर्स पे फोन करो और पूछो ये रॉ मटेरियल कितने का मिल रहा है। इसे भी लिस्ट दे दी कि तू भी कॉल कर। अब अगर ये सपोज करो ये कॉल करने वाला काम इसे ना देके ये खुद करता, पहले ये कॉल करता, फिर समझता, फिर समझता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसने क्या किया, अपने बर्डन को कम कर दिया। इसने कह दिया साइट्स पे चेक करो, कॉल करो, यहाँ से देखो, वहां से पता करो और मुझे एक पूरी रिपोर्ट बना के दो। अब यहाँ पे दो फायदे हुए। एक तो इसका क्या हो गया, बर्डन कम हो गया, सुपीरियर का बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। एंड ही कैन फोकस ऑन, वो क्या किस पे फोकस कर सकते हैं, ही कैन फोकस ऑन मोर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। वो और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो दो पर्सन्स है जिसको प्रोडक्शन मैनेज परचेज मैनेजर ने काम दिया, इन दोनों को भी समझ आ गया, अच्छा परचेज मैनेजर पहले इन सबको कॉल, बात सुनो। अगर यहाँ पे सपोज बहुत सारे पर्सन्स है प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट में, इसने काम सिर्फ किसको दिया, इन दोनों को दिया। इन दोनों को भी क्या लगेगा कि मेरा सुपीरियर क्या करते हैं, हम दोनों में ट्रस्ट शो करते हैं इन दोनों के कंपैरेटिवली। तो इस तरीके से ये इन्हें कॉन्फिडेंस देता है, अ सेंस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल में कि जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, उन्हें क्रिएटिवली चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब डेलीगेशन किया वर्क को तो उससे ना सिर्फ वर्क रिड्यूस हुआ, वर्कलोड रिड्यूस हुआ, मैनेजर को टाइम मिला कि वो फोकस कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे, और एम्प्लॉयज़ को भी क्या हो गया, मोरल अप हो गया कि हमारा बॉस तो हम पे डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करता है। तो इट अलाउज द मैनेजर टू एक्सप्लोर द एरियाज फॉर द ग्रोथ एंड टू अटेन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। वन मोर थिंग जो हमने पहले डिस्कस की थी कि जब भी हम बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर सपोज मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्लोथ का है और अब मुझे कॉस्मेटिक में जाना है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स को ऐड करना है, कुछ प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं ईजिली विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, इट अलाउज द बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट लाइन। इससे फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो जाती है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, जिससे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, जिससे बिजनेस क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। I hope you are able to understand the importance of organizing. Just to recapitulate, we will revise the points. What is the importance of organizing, benefit of specialization, and because there is a great clarity in the working relationship, हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, हम वेस्टेज नहीं करते हैं रिसोर्सेज को, एंड वेरी इजी टू अडेप्ट टू द चेंजेस, एंड इफेक्टिव तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वर्क को, एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल बिकॉज वी डेलीगेट द वर्क, giving them a chance to show their talent, utilize their talent, and show their creativity and expansion and growth.